तो पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हम अर्थ पर एक लड़की को देख जिसकी सोल पावर लेवल 10 पर पहुंच गई थी, जिससे उसकी बॉडी से गोल्डन लाइट निकलती है, जिसे डिवाइन वर्ल्ड से सी गॉड तेंगसेंग देख लेता है। डिवाइन वर्ल्ड एक गॉड रियलम है जिसमें गॉड्स रहते हैं। इस वर्ल्ड में जो भी 100 लेवल को पास करके एक एग्जाम को पास करता है उसे गॉड का टाइटल मिल जाता है। अब तेंगसेंग अपनी वाइफ जियाओ के पास आ जाता है, लेकिन वह टेंशन में था तो जियाओ उसका रीजन पूछती है। इस बार तेंगसेंग बताता है कि मैं डुलुओ कॉन्टिनेंट में रहना चाहता था, लेकिन गॉड्स की लड़ाई की वजह से मुझे डिवाइन वर्ल्ड में आना पड़ा। हालांकि डिवाइन वर्ल्ड में हमें 20 साल हुए हैं, लेकिन अर्थ पर हजारों साल बीत गए हैं, जिस वजह से मेरा बनाया हुआ तेंगक्लेन भी लगभग खत्म हो गया है और मैं चाहकर भी अर्थ के मामलों में इंटरफियर नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं एक गॉड जो बन चुका हूँ। यह सुनकर जियाओ कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि 4000 साल पहले अर्थ के क्रस्ट में चेंजेस होने के कारण डुलुओ कॉन्टिनेंट का एरिया एक्सपेंड होकर डबल हो गया था, जिसे हथियाने के लिए सन एंड मून कॉन्टिनेंट ने डुलुओ कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया और डुलुओ कॉन्टिनेंट के पास तेंगक्लेन का हिडन वेपन होने के बावजूद वह नहीं जीत सका, जिस वजह से सन एंड मून कॉन्टिनेंट के लोग भी डुलुओ कॉन्टिनेंट में आ गए और डुलुओ कॉन्टिनेंट जिसमें पहले 2 एम्पायर थे अब वे 4 एम्पायर में बढ़ गया और इसलिए तेंगक्लेन लगभग खत्म हो गया। यह सुनकर तेंगसेंग कहता है कि तेंगक्लेन को मैंने स्टेबलाइज किया था तो मुझे दुख तो होगा ही, लेकिन मुझे आज ही पता चला है कि डुलुओ कॉन्टिनेंट में एक जीनियस ने जन्म लिया है और मुझे लगता है कि वह तेंगसेंग को फिर से पावरफुल बना देगा। तेंगसेंग और जियाओ की डॉटर उनकी बातें सुन रही थी, जो ये सुनकर अपने आप से कहती है कि लगता है कि डुलुओ कॉन्टिनेंट बहुत अच्छी जगह है, इसलिए मुझे एक बार तो वहाँ जाना चाहिए। आगे हम डुलुओ कॉन्टिनेंट में उसी लड़के को देखते हैं जो एक पैलेस के सामने खड़ा हुआ था। तभी वहाँ के गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसके पास राजा का डेगर देखकर सोचते हैं कि शायद यह राजा का नाजायज बेटा है, लेकिन वह लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा सरनेम दाई नहीं है, आज से मेरा सरनेम हुओ है। फिर भी गार्ड्स उससे पूछते हैं कि क्या वह पैलेस में जाना चाहता है। इस पर वह लड़का कहता है कि मैं ऐसे नीच राजा के पैलेस को छोड़कर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, पर वह लड़का अपनी आइज की पावर का यूज करके वहाँ से बच निकलता है। तभी हम उस राजा को देखते हैं जो अपनी सेना के साथ वापस पैलेस पर लौट रहा था। तभी राजा को उस लड़के का वहाँ होने का एहसास होता है, लेकिन राजा के देखने से पहले ही वह लड़का एक पेड़ के पीछे छिप गया था। अब हमें इस लड़की की बैक स्टोरी बताई जाती है कि इस लड़की की माँ राजा के महल में एक मेड थी और उसका राजा के साथ अफेयर था। इससे उसको एक बेटा हुआ था जिसका नाम युहाओ था, लेकिन रानी को इस बात का पता चल गया था, इसलिए उसने इस लड़के और उसकी माँ को पैलेस से बाहर बैकयार्ड में रहने के लिए कहा था, जहाँ इसकी माँ बीमार होकर मर गई थी। लेकिन मरने से पहले वह इसे राजा का डेगर देते हुए बताती है कि तुम राजा के बेटे हो। तभी युहाओ डिसाइड करता है कि वह बहुत पावरफुल सोल मास्टर बनेगा और अपनी माँ को उसका हक दिलाएगा। प्रेजेंट टाइम में युहाओ ट्रेवल करते हुए स्टार फॉरेस्ट में जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सोल बीस्ट रहते हैं और युहाओ किसी सोल बीस्ट को मारकर सोल रिंग हासिल कर सकता है। इस वर्ल्ड में हर 10 लेवल्स के बाद सोल मास्टर को सोल रिंग की जरूरत पड़ती है ताकि वह आगे के लेवल्स को बढ़ा सके। अब युहाओ को चलते हुए 6 दिन बीत गए थे, साथ ही उसका खाना और पानी खत्म हो गया था, इसलिए वह एक रिवर के पास जाता है और अपनी आइस की पावर का यूज करके बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेता है और उन्हें पकाने लगता है। तभी वहाँ पर जियाओ या नाम की लड़की आ जाती है, जिसे मछलियों से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, इसलिए वह युहाओ से एक मछली बेचने के लिए कहती है, पर युहाओ उसे फ्री में ही मछली दे देता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम बाई था, वह जियाओ के साथ था, तो युहाओ उसे भी एक मछली दे देता है। अब वे तीनों वहीं बैठकर मछलियाँ खाने लगते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद युहाओ जाने लगता है। तभी बाई कहता है कि तुम्हें अकेले ट्रेवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टार फॉरेस्ट बहुत नजदीक है। तो युहाओ जाते हुए कहता है कि मैं स्टार फॉरेस्ट के अंदर ही जा रहा हूँ। ये सुनकर जियाओ को उसकी फिक्र होने लगती है, तो बाई बताता है कि मैंने फील किया है कि उसे सोल रिंग की जरूरत है, इसलिए वह सोल बीस्ट की शिकार करने जा रहा है। कुछ देर में युहाओ स्टार फॉरेस्ट में पहुँच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे सोल बीस्ट थे और युहाओ को वह जंगल बहुत खूबसूरत लगता है। अंदर जाने पर युहाओ को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं था। तभी एक मंकी बीस्ट ने उस पर हमला कर दिया था, लेकिन युहाओ उससे बच गया था। तो वह मंकी एनर्जी बार से उस पर अटैक करता है, जिससे युहाओ अपने डेगर से डॉज कर लेता है। तभी वह बीस्ट युहाओ को पकड़कर खाने लगता है, तो युहाओ उसे डेगर से इंजर्ड करके वहाँ से भागने लगता है, पर वह बीस्ट इंजर्ड होने की वजह से काफी गुस्से में आ गया था और युहाओ पर पावरफुल अटैक करता है। तो युहाओ उस अटैक को रोकने के लिए अपनी आई की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका डेगर भी ग्लो करने लगता है और एक ही बार में वह मंकी बीस्ट को मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में युहाओ भी काफी इंजर्ड हो गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी उस बीस्ट की सोल रिंग बाहर आ जाती है, जिसे देखकर युहाओ सोचता है कि
ये देखने में तो बहुत खूबसूरत है, पर इसे एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे पास थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं है। तभी वहाँ के आसपास का एरिया जमने लगता है और युहाओ के सामने एक क्रिएचर आ गया था। तभी युहाओ भी जमकर गिर जाता है। हम युहाओ को उसकी कॉन्शियसनेस में देखते हैं, जहाँ पर वह क्रिएचर कह रहा था कि मैंने आखिरकार ऐसे ह्यूमन को ढूंढ ही लिया जिसके पास मेरी रिक्वायरमेंट जैसा एट्रीब्यूट है, लेकिन इस ह्यूमन की बॉडी बहुत कमजोर है। तभी एक ब्लैक एनर्जी युहाओ की बॉडी में घुसने की कोशिश करती है, जिसे रोकने के लिए वह क्रिएचर फाइट करने लगता है, पर डार्क एनर्जी उससे फाइट नहीं करती और युहाओ की कॉन्शियसनेस में रहने लगती है। ये देखकर वह क्रिएचर सोचता है कि ये डार्क एनर्जी मेरी पावर्स के खिलाफ नहीं है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे वह क्रिएचर युहाओ की कॉन्शियसनेस में कई सारी सील लगा देता है। तभी युहाओ होश में आते हुए कहता है कि मैं कहाँ हूँ और स्टार फॉरेस्ट से मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी वह क्रिएचर जिसका नाम त्यांग था, वह युहाओ को बताता है कि ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस है और तुम इसे अपना स्पिरिट सी भी कह सकते हो। लेकिन युहाओ को स्पिरिट सी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो त्यांग बताता है कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल आइज हैं, जिनका यूज करने के लिए तुम्हें स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ती है और इस स्पिरिचुअल पावर को तुम अपने स्पिरिट सी में स्टोर करके रख सकते हो। साथ ही तुम अपनी सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर में बदल सकते हो। अब त्यांग से बताता है कि डूलो कॉन्टिनेंट पर मैं इकलौती मिलियन ईयर्स ओल्ड सोल बीस्ट हूँ। यह सुनकर युहाओ त्यांग से कहता है कि अगर तुम मिलियन ईयर्स ओल्ड सोल बीस्ट हो तो तुमने मुझे क्यों चुना, क्योंकि मेरी फर्स्ट सोल रिंग की एज 400 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती। इस पर त्यांग बताता है कि तुम्हारा स्पिरिट सी में रहना मेरी मजबूरी है, वरना मेरी मौत हो जाएगी। अब त्यांग उसे इधर उधर दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे स्पिरिट सी में 10 सील लगाई हैं, जो तुम्हारी फर्स्ट सोल रिंग से कनेक्टेड है। सोल रिंग की बात सुनकर युहाओ चौंकते हुए पूछता है कि क्या सच में मेरे पास सोल रिंग है। इस पर त्यांग कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी बॉडी में एक सोल रिंग डाल दी है, लेकिन तुम अभी लेवल 10 पर हो, तो मैंने इस सोल रिंग की पावर को 400 ईयर ओल्ड सोल रिंग जितना रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। पर जैसे जैसे तुम्हारी पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वैसे ही तुम्हारी फर्स्ट सोल रिंग की एज यानी पावर्स भी बढ़ती रहेगी। अब त्यांग बताता है कि मैं मिलियन ईयर्स ओल्ड सोल बीस्ट हूँ, जिसके पास विजडम सोल रिंग है, जिससे तुम्हारी हर सोल रिंग में 4 सोल टेक्निक होंगी। ऊपर से मैंने तुम्हारे अंदर एक गार्डियन सोल को डाल दिया है, लेकिन अभी इसकी सोल कोई फॉर्म में नहीं है। इस सोल को फॉर्म में लाने के लिए तुम्हें आइस एट्रीब्यूट वाली सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना होगा, इसलिए तुम फ्यूचर में अपनी सोल रिंग सोच समझ कर चूज करना। आगे युहाओ त्यांग से अपनी 4 सोल टेक्निक के बारे में पूछता है, तो त्यांग बताता है कि ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा, पर तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 सोल टेक्निक सपोर्ट टाइप टेक्निक है, जिनसे तुम कोई पावरफुल अटैक नहीं कर सकते। साथ ही वह युहाओ को ये बात किसी को भी बताने से मना करता है कि उसकी सोल रिंग में 4 सोल टेक्निक है। उसके बाद वह युहाओ को रियल वर्ल्ड में भेज देता है। इधर रियल वर्ल्ड में जियाओया और बैबई युहाओ के पास बैठे थे और उन्हें युहाओ की फिक्र हो रही थी। उसी वक्त युहाओ भी होश में आ जाता है। तभी जियाओया और बैबई को वहाँ किसी सोल बीस्ट होने का एहसास होता है, तो वे दोनों अपनी सोल रिंग निकाल कर केयरफुल हो जाते हैं। जियाओया के पास 2 सोल रिंग थी और बैबई के पास 3 सोल रिंग थी, जिनमें 1000 ईयर पुरानी थी। तभी वहाँ पर 1000 ईयर स्नेक सोल बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर जियाओया कहने लगती है कि ये स्नेक बीस्ट मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैं इसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करके आगे के लेवल पर पहुँच सकूंगी। तो बैबई जियाओया से युहाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर खुद उस स्नेक बीस्ट से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन स्नेक की स्पीड बहुत तेज थी और वह बैबई से लड़ना छोड़कर युहाओ पर अटैक करता है, पर जियाओया उसे अपने ब्लू सिल्वर प्लांट से बचा लेती है। तभी बैबई वहाँ आकर उस बीस्ट से लड़ने लगता है, पर स्नेक की स्पीड की वजह से बैबई को काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए युहाओ पावर शेयरिंग टेक्निक का यूज करके अपनी आइस की पावर बैबई के साथ शेयर करता है, जिससे बैबई अपने आसपास होने वाले हर छोटे बड़े मूवमेंट को आसानी से देख पा रहा था। जिसके बाद वह अपनी ब्लू लाइटनिंग की सेकंड सोल टेक्निक टी ड्रैगन का यूज करके उस बीस्ट को लॉक कर देता है। तभी जियाओया अपने डैगर से अटैक करके उस स्नेक को मार देती है। आगे जियाओया उसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने लगती है और बैबई युहाओ को संभालता है, क्योंकि उसने पावर शेयरिंग टेक्निक में सोल पावर का बहुत ज्यादा यूज कर लिया था। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ बैबई युहाओ को बताता है कि जियाओया लेवल 30 पर पहुँच गई थी, इसलिए हम इस फॉरेस्ट में आए हुए थे और तुम्हारी वजह से 1000 ईयर सोल बीस्ट का शिकार कर पाए हैं। इसके बाद युहाओ कहता है कि जियाओया की गार्डियन सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है और कहानियों के मुताबिक सी गॉड तेंगसेन की गार्डियन सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास थी। यह सुनकर बैबई कहता है कि लगता है कि तुम्हें सी गॉड तेंगसेन के बारे में काफी कुछ पता है। तो युहाओ बताता है कि एक बार मेरी माँ ने मुझे सी गॉड तेंगसेन की कहानी सुनाई थी कि 10,000 साल पहले तेंगसेट के फर्स्ट शेक मास्टर तेंगसेन ने 7 शेक मॉन्स्टर को लीड किया था और उन्होंने वुआन एम्पायर को तबाह कर दिया था। उसके बाद सोललैंड में आज तक उनके जैसा जीनियस पैदा नहीं हुआ। इस पर बैबई बताता है कि जियाओया की ब्लू
सिल्वर ग्रास बहुत अच्छी है, लेकिन सी गॉड तेंगसेंग की गार्डियन सोल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। साथ ही वह युवाओं को बताता है कि जियाओया भी तेंगसेट की सेक्ट मास्टर है। ऐसे ही उन्हें पूरी रात बीत जाती है और जियाओया युवाओं को तेंगसेट में ज्वाइन होने के लिए बोलती है। साथ ही वह बताती है कि अगर तुम तेंगसेट को ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हें तेंगसेट की सीक्रेट कल्टीवेशन टेक्निक, जुआनत्यान रिकॉर्ड, घोस्ट शैडो स्टेप और पर्पल डीमन आई इन सब के बारे में सिखा सकते हैं। यह सुनकर युवाओं खुशी खुशी तेंगसेट को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। अब जियाओया उन दोनों से कहती है कि हम तेंगसेट को फिर से पावरफुल बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे। आगे वह तीनों एक लेक से मछलियाँ पकड़कर उन्हें पकाकर खाने लगते हैं। वहीं पर बाई बाई युवाओं को तेंगसेट की सीक्रेट टेक्निक को सिखाने लगता है, जिन्हें प्रैक्टिस करते करते उन्हें रात हो जाती है तो वह एक केव में आकर आराम करते हैं। वहीं पर बाई बाई युवाओं के मेरिडियंस को भी अनलॉक कर देता है। अगली सुबह वह जंगल से बाहर एक खूबसूरत शहर में आ जाते हैं, जहाँ जियाओया बताती है कि ये श्रेक सिटी है जिसमें दुनिया की नंबर 1 अकेडमी श्रेक अकेडमी मौजूद है और यह अकेडमी जीनियस लोगों को ही अपना स्टूडेंट बनाती है। लेकिन तुम्हारे लिए सरप्राइज है कि तुम आज से ही श्रेक सिटी के स्टूडेंट हो। यह सुन के युवाओं चौंकते हुए पूछता है कि मैं बिना एग्जाम दिए श्रेक अकेडमी का स्टूडेंट कैसे बन सकता हूँ। इस पर जियाओया बताती है कि तेंगसेट के सेक्ट मास्टर तेंगसेंग भी श्रेक अकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे और जब उन्होंने तेंगसेट को बनाया था तो श्रेक अकेडमी के सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट ने तेंगसेट को ज्वाइन कर लिया था। इस रिलेशनशिप को याद रखने के लिए श्रेक अकेडमी हर साल तेंगसेट के एक स्टूडेंट को बिना एग्जाम के एडमिशन देती है और तेंगसेट की तरफ से इस साल के स्टूडेंट तुम हो। यह सुनकर युवाओं को सोने लगता है, पर बाई बाई उसे बताता है कि अकेडमी हर 3 महीने बाद नए स्टूडेंट का टेस्ट लेती है और जो कोई उसमें फेल हो जाता है उसे अकेडमी से बाहर कर दिया जाता है। इस पर युवाओं उन दोनों से कहता है कि मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा। उसके बाद जियाओया उसे एक सोल स्टोरेज बेल्ट देती है जिसमें वह किसी भी चीज को स्टोर कर सकता था। अब वह श्रेक सिटी से होते हुए श्रेक अकेडमी जाने लगते हैं। श्रेक सिटी के अंदर जाते ही युवा वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हो जाता है तो बाई बाई उसे बताता है कि ये वर्ल्ड की सेकंड एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके बाद बाई बाई बताता है कि 4000 साल पहले डुलुओ कॉन्टिनेंट रियो कॉन्टिनेंट से वार में हार गया था क्योंकि रियो एम्पायर की सोल गाइड वेपन्स तेंगसेट के हिडन वेपन से भी ज्यादा पावरफुल थे। तभी जियाओया उसे रोकते हुए कहती है कि इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे वेपन्स बेकार हैं, बल्कि असलियत तो यह है कि हमारे वेपन्स गॉड तक को घायल कर सकते हैं। पर आज तक कोई हमारे हिडन वेपन्स को फर्स्ट सेक्ट मास्टर तेंगसेंग की तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पाया है। इसके बाद बाई बाई बताता है कि जब हमारे कॉन्टिनेंट रियो कॉन्टिनेंट से हार रहा था तो हमारे कॉन्टिनेंट के लोगों ने श्रेक अकेडमी से मदद मांगी थी, जिसके बाद श्रेक अकेडमी से 60 ग्रांड सोल मास्टर हमारे कॉन्टिनेंट की मदद करने के लिए आगे आए थे और उन्होंने मिलकर रियो कॉन्टिनेंट को हरा दिया। लेकिन इस वजह से उनका रिश्ता रियो कॉन्टिनेंट से खराब हो गया और इसके बाद से श्रेक अकेडमी सभी कॉन्टिनेंट से अलग हो गई। इसलिए अब श्रेक अकेडमी किसी भी कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करती है। अब वो तीनों एक गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, जहाँ युवाओं पूछता है कि क्या सच में सोल गार्ड वेपन्स इतने पावरफुल होते हैं। इस पर बाई बाई बताता है कि तुम्हारे किंगडम में तुमने सोल गार्ड वेपन्स को नहीं देखा होगा क्योंकि डुलो कॉन्टिनेंट के 3 किंगडम में सोल मास्टर को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और ज्यादातर सोल मास्टर सोल गाइड टूल्स को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इनसे लोगों की एबिलिटीज कम हो जाएगी। सोल गाइड एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे सोल पावर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाया गया था जो बिना किसी हार्ड वर्क के अच्छे रिजल्ट देती थी। इसलिए सोल मास्टर सोल गाइड टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते थे। इसके बाद वे श्रेक अकेडमी के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ बाई बाई गार्ड को बताता है कि इस साल तेंगसेट की तरफ से युवाओं एडमिशन लेने आया है। इसके बाद वे श्रेक अकेडमी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ बाई बाई फिनिक्स गॉड माहोंग, फूड गॉड ऑस्कर, असोरा गॉड जियाऊ, स्पीड गॉड कैटगर्ल, 9 कलर गॉड निग्रोंग और ट्विन गॉड तेंगसेंग का स्टेच्यू दिखाता है। इन्हें देखकर युहाओ मन ही मन हैरान था। तभी बाई बाई उसे ग्रैंड मास्टर का स्टेच्यू दिखाता है जो सी गॉड तेंगसेंग के मास्टर थे। उसके साथ उसकी वाइफ अरलोंग और श्रेक अकेडमी के फाउंडर लेंडर का भी स्टेच्यू बना हुआ था। अब वह युहाओ को बताता है कि यहाँ से लेफ्ट में मार्शल सोल डिवीजन है और राइट में सोल गाइड डिवीजन है। इन डिवीजनों में भी आउटर गेट और इनर गेट है। तो ये सुनकर युहा उनके बारे में पूछता है तो वे उसे बताता है कि आउटर गेट को ड्यूरेशन 6 ईयर का है, जिसके बाद कोई भी स्टूडेंट टेस्ट पास करके इनर गेट का स्टूडेंट बन सकता है। तभी जियाओया उसे बताती है कि हम दोनों 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और कुछ साल बाद हम भी इनर गेट का एग्जाम देने वाले हैं। इसके बाद वो तीनों मार्शल सोल डिवीजन के आउटर गेट के पास आ जाते हैं, जहाँ बाई बाई उसे 4 एलिमेंटल ग्रैंड सोल मास्टर के स्टेच्यू दिखाते हुए
कहता है कि कहानी के मुताबिक ये चारों भी तेंग सेंग के फ्रेंड हुआ करते थे। तभी वहाँ एक गार्ड आकर बई बई को युहाओ की यूनिफॉर्म और उसका बैच देता है। तो बई बई युहाओ को उसकी यूनिफॉर्म देकर ये कहकर चला जाता है कि यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा और तुम्हारी इस साल की फी भी हमने पे कर दी है। तो युहाओ अपना रूम ढूंढने के लिए जाने लगता है। जहाँ जाते हुए रास्ते में बैठे एक ओल्ड मैन से युहाओ अपने रूम की लोकेशन पूछता है तो ओल्ड मैन उसे रूम का पता बता देता है। साथ ही वह अपने मन में सोचता है कि ये लड़का बहुत पोलाइट है, क्योंकि युहाओ उससे बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। इसके बाद युहाओ अपने रूम में आ जाता है, पर वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर युहाओ बहुत हैरान था। आगे युहाओ रूम में बैठकर तेंगसेट की सीक्रेट कल्टीवेशन टेक्निक को करने लगता है, जिससे वह अपने स्पिरिट सी में आ गया था। जहाँ त्यांगमी उसे बताता है कि तेंगसेट की सीक्रेट टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इनसे तुम्हारी स्ट्रेंथ दिन पे दिन बढ़ रही है और तुम तेंगसेट की पर्पल डीमन आई को अपनी स्पिरिचुअल आई के साथ कंबाइन करके पावरफुल अटैक कर सकते हो। इसके बाद त्यांगमी उसे बताता है कि मैं कुछ समय के लिए नींद में जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी गाइडेंस के बिना ही प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन जब तुम लेवल 20 पर पहुँच जाओगे तो मैं जाकर तुम्हारी मदद करूँगा। अब इतना कहकर वो वहीं पर सो जाता है। युहाओ भी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर डिनर एरिया में आ जाता है, जहाँ वे सोचता है कि बई ने मुझे कुछ सिल्वर कॉइन्स दिए थे, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक इनसे डिनर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एकेडमी के टास्क पूरे करके सिल्वर कॉइन्स कमाने होंगे। अब युहाओ डिनर करके वापस जाता है तो उसे अपने रूममेट के बारे में पता चलता है, इसलिए वह जल्दी से रूम पर आ जाता है और जैसे ही वह अपने रूममेट को देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका रूममेट बहुत खूबसूरत था। पर वह युहाओ पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका रूममेट बहुत घमंडी था। ऊपर से वह युहाओ से कहता है कि यहाँ रहने के लिए तुम्हें मेरे 5 रूल्स मानने होंगे। पहला, तुम किसी को भी रूम में नहीं ला सकते। दूसरा, तुम बिना कपड़ों के रूम में नहीं रह सकते। तीसरा, सोते टाइम तुम खर्राटे नहीं ले सकते। और चौथा यह है कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। और पांचवा कि तुम रूम को साफ करोगे, पर मेरे बेड को टच नहीं कर सकते। तो यह सुनकर युहाओ कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। इस पर उसका रूममेट कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम खुद ही रूम छोड़कर चले जाओगे। यह सुनकर युहाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वह उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम नीचे चलो, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे पीटते हो। इसके बाद उसका रूममेट युहाओ से नाम पूछता है, जिस पर युहाओ उससे कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि किसी का नाम पूछने से पहले खुद का नाम बताया जाता है। तो यह सुनकर उसका रूममेट अपना नाम वेंगडोंग बताता है, तो युहाओ भी उसे अपना नाम बता देता है। इसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए नीचे आ जाते हैं, जहाँ वे बूढ़ा आदमी आराम कर रहा था। तभी युहाओ अपनी सोल रिंग को निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उन दोनों के बीच कॉम्बैट फाइट होने लगती है। तो वेंगडोंग युहाओ का मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी सोल पावर का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। तभी युहाओ अपनी स्पिरिट आइज की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वह वेंगडोंग के हर अटैक को आसानी से देख पा रहा था। और उसके अटैक से बचने के लिए युहाओ तेंगसेट की सीक्रेट टेक्निक गोस्ट शैडो स्टेप का यूज कर रहा था। वह ओल्ड मैन आराम करते हुए भी उन दोनों की फाइट को देख रहा था। वह अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे की बॉडी बहुत वीक है, पर इसके पास तेंगसेट की एबिलिटीज है। तभी युहाओ वेंगडोंग पर पीछे से अटैक करता है, पर वेंगडोंग उसके अटैक को रोककर युहाओ को पीछे फेंक देता है। इससे युहाओ के हाथ कांपने लगते हैं और सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इससे हार जाऊंगा। तब तक वेंगडोंग उस पर एक पावरफुल अटैक कर चुका था, जिसे रोकने के लिए युहाओ आई जेड हैंड का यूज करता है। फिर भी वह छत से नीचे गिर जाता है, तो वेंगडोंग जल्दी से उसे देखने जाता है, पर युहाओ अभी भी छत से लटका हुआ था। तभी वह वेंगडोंग पर सेकंड सोल टेक्निक सोल शॉक का यूज करता है, जिससे वेंगडोंग थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल हो गया था, जिसका फायदा उठाते हुए युहाओ वेंगडोंग को नीचे गिरा देता है। इसलिए वेंगडोंग भी अपनी हार मान लेता है। जिसके बाद युहाओ वेंगडोंग को उठाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ फाइट इसलिए नहीं की है कि मैं तुम्हारे 5 रूल्स को नहीं मानना चाहता, बल्कि मैं इसलिए फाइट के लिए रेडी हुआ क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर और बोलने का तरीका बहुत ही रूड था। साथ ही मैं जानता हूँ कि अगर तुम अपनी मार्शल सोल का यूज करते तो मैं कभी जीत ही नहीं पाता, लेकिन तुम्हें भी अपने रूममेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इतना कहकर युहाओ वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। सुबह वेंगडोंग क्लास के लिए जाते हुए युहाओ से कहता है कि यहाँ पागलों की तरह मत बैठे रहो, क्योंकि आज से ही क्लास स्टार्ट होने वाली है। इस पर युहाओ पूछता है कि क्लास स्टार्ट होने में कितना टाइम है, तो वेंगडोंग उसे टाइम बताकर अपनी साइकिल से क्लास के लिए जाने लगता है।
जहाँ लड़कियां उसकी खूबसूरती को देखकर उसके पीछे पागल हो रही थी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि क्लास 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट दौड़ते हुए क्लास के लिए जाते हैं, जिनमें युवाओं भी था। पर वह 5 सेकंड पहले ही क्लासरूम में पहुंच जाता है। तभी उनकी टीचर क्लास में आती है, जिसका नाम जूही था। वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि तुमने भले ही टेस्ट पास कर लिया हो, पर मैं अपनी क्लास में किसी भी तरह की चीटिंग और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसके बाद वह सभी से कहती है कि जिस किसी ने भी पिछले 3 दिनों में एक भी फाइट की है तो वह खड़े हो जाओ। यह सुनकर वेंगडोंग और युवाओं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही फाइट की थी। अब वह बाकी के स्टूडेंट्स को स्कूल के 100 चक्कर लगाने के लिए कहती है। साथ ही वह बताती है कि जो भी 100 चक्कर नहीं लगाएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर एक स्टूडेंट कहता है कि यह कैसा रूल है कि फाइट न करने पर हमें सजा दी जा रही है। इस पर टीचर अपनी सोल रिंग निकाल कर कहती है जिससे मेरे रूल से प्रॉब्लम है, वह स्कूल छोड़कर जा सकता है। इधर जूही के पास 6 सोल रिंग थी, यानी वह सोल इम्पेयर के लेवल पर थी, जिसके डर से ही सभी स्टूडेंट स्कूल का राउंड लगाने के लिए चले जाते हैं। अब टीचर उन दोनों को अपने पास बुलाकर पूछती है कि तुमने किससे फाइट की थी और क्यों। इस पर युवाओं बताते हैं कि हम रूममेट हैं और किसी बात को लेकर हम दोनों में ही फाइट हो गई थी। इस पर टीचर कहती है कि रूममेट्स के बीच फाइट होना अच्छी बात है, क्योंकि तुम फ्यूचर में एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करोगे। इसके बाद वह इन दोनों को भी 100 चक्कर लगाने के लिए कहती है। ये सुनकर वेंगडोंग को गुस्सा आ जाता है, पर युवाओं उसे लेकर चक्कर लगाने के लिए चला जाता है। जहाँ रास्ते में वेंगडोंग टीचर को भला बुरा कहने लगता है, तो युवाओं उससे कहता है कि क्या तुम टीचर को फाइट में हरा सकते हो, अगर नहीं तो चुपचाप उसका कहा मानो। इसके बाद वेंगडोंग तेज दौड़कर सबसे पहले 100 चक्कर पूरे कर लेता है और उसके पीछे कई स्टूडेंट ने भी अपने 100 चक्कर पूरे कर लिए थे। पर युवाओं जब फिनिशिंग लाइन से थोड़ा दूर था तो वह थकान के कारण गिरने लगता है। तभी वेंगडोंग उसे संभालते हुए कहता है कि तुम सोल पावर से अपनी बॉडी का वेट कम कर लो। इसके बाद वह अपनी बटरफ्लाई मार्शल सोल को निकालकर युवाओं को हवा में ले आता है। उसकी मार्शल सोल को देखकर जूही चौंकते हुए कहती है कि यह तो गॉड ऑफ लाइट बटरफ्लाई की मार्शल सोल है, और सभी स्टूडेंट उसके विंग्स को देखकर हैरान थे। अब वेंगडोंग युवाओं को फिलाई कराते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा देता है, जिसके बाद जूही उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर देती है। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने तो 100 राउंड कंप्लीट कर लिए, फिर भी तुम मुझे एक्सपेल क्यों कर रही हो। इस पर टीचर बताती है कि तुमने अपने पहले 2 राउंड साइकिल से पूरे किए थे, इसलिए तुम्हारे 98 राउंड ही माने जाएंगे। इस पर वह स्टूडेंट कहता है कि युवाओं ने भी अपने 100 राउंड वेंगडोंग की हेल्प से पूरे किए थे, तो तुम उसे एक्सपेल क्यों नहीं कर रही हो। इस पर टीचर बताती है कि मैंने ये नहीं कहा है कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, बल्कि एक दूसरे की मदद करना अच्छी बात है, क्योंकि ये तुम्हारी टीम वर्क को दिखाता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट क्लासरूम में आ जाते हैं, जहाँ जूही युवाओं को खड़ा करके पूछती है कि क्या तुम्हारी सोल पावर इंक्रीज हुई है। इस पर युवाओं बताता है कि हाँ, मैं लेवल 10 से लेवल 11 पर पहुँच गया हूँ। यह सुनकर सभी स्टूडेंट युवाओं पर मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि युवाओं लेवल 11 पर ही था। साथ ही वेंगडोंग को भी बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि वह लेवल 11 के स्टूडेंट से हार गया था। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए लेवल 15 पर होना जरूरी है, तो युवाओं एकेडमी में कैसे आया। इस पर जूही बताती है कि युवाओं टैंक सेट की तरफ से स्पेशल गेस्ट है, पर वह किसी भी टास्क में फेल हो जाता है तो उसे भी एक्सपेल कर दिया जाएगा। इसके बाद जूही स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगती है, जहाँ वह स्टूडेंट्स को बताती है कि लंच के बाद उनका फिजिकल टेस्ट होगा। अब सभी स्टूडेंट क्लासरूम से जाने लगते हैं। तभी जूही युहाओ को रोककर अपने ऑफिस में बुलाती है। आगे युहाओ जूही के ऑफिस में आ गया था, जहाँ जूही युहाओ को देखकर कहती है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद भी मैं तुम्हारी मार्शल सोल को सेंस नहीं कर पाई, इसलिए मैं तुम्हारी मार्शल सोल के बारे में जानना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वेंगडोंग सोच रहा था कि जूही ने युहाओ को ऑफिस में क्यों बुलाया होगा, और जूही क्लास में भी युहाओ को प्रोटेक्ट कर रही थी। इधर युहाओ ने जूही को स्पिरिट आई के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर जूही कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर जरूर होगी, वरना या वह किसी ऐसे वैसे को अपने सेक्ट में इनवाइट कभी नहीं करती। इसके बाद जूही युहाओ को लेकर सोल गाइड डिवीजन गई थी, जहाँ जूही अपने टोकन से एक बड़े दरवाजे को खोलती है, जिसके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर उनका टीचर फेन्यू आता है, जिससे जूही कहती है कि ये लड़का तुम्हारे सोल गाइड टूल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फेन्यू युहाओ को देखकर बोलता है कि इस लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ और सोल पावर कम है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हल्के से हल्के सोल गाइड टूल को भी चला पाएगा। ये सुनकर जूही युहाओ से खुद को प्रूव करने के लिए कहती है, तो युहाओ पावर शेयरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके फेन्यू के साथ अपनी आई डिटेक्शन की पावर को शेयर करता है, जिससे फेन्यू अपने आसपास होने वाले छोटे से छोटे मूवमेंट को भी आसानी से देख पा रहा था। फेन्यू ये देखकर हैरान था कि ये लड़का एक ही समय पर
दो सोल टेक्निक शेयरिंग और डिटेक्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, जबकि उसके पास 10 साल पुरानी एक ही सोल रिंग है। ये सुनकर युहाओ को याद आता है कि त्यांग ने कहा था कि तुम किसी को भी यह मत बताना कि तुम्हारी हर सोल रिंग में 4 सोल टेक्निक होंगी। तभी जुई कहती है कि इसकी आई इसका स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट होने के साथ साथ इसकी मार्शल सोल भी है। ऊपर से इसने विंड एट्रीब्यूट वाली सोल रिंग को एब्जॉर्ब किया था, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी सोल स्किल म्यूटेंट हो गई है। आगे फेन्यू अपने स्टूडेंट काइतो को बुलाकर कहता है कि इस लड़के के साथ फायर कैनन की प्रैक्टिस करो। इसलिए काइतो युहाओ को लेकर दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ कई स्टूडेंट फायर कैनन से मूविंग ऑब्जेक्ट पर निशाना लगा रहे थे। तभी काइतो फायर कैनन से मूविंग ऑब्जेक्ट पर निशाना लगाता है और उसका एक भी निशाना नहीं चूकता। इसके बाद वह होलोग्राफिक वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ काइतो उड़ते हुए बीस्ट पर निशाना लगा रहा था, पर बीस्ट की स्पीड की वजह से काइतो का निशाना बार बार चूक रहा था। इसलिए युहाओ अपने डिटेक्शन की पावर को उसके साथ शेयर करता है, जिससे काइतो आसानी से बीस्ट को मार देता है। पर एक बीस्ट पर वह निशाना नहीं लगा पाता, क्योंकि वह बीस्ट युहाओ की डिटेक्शन रेंज से बहुत दूर था। तो फेन्यू युहाओ से कहता है कि तुम्हारी डिटेक्शन रेंज बहुत कम है और किसी भी सोल गाइड टूल के लिए 100 मीटर रेंज होनी जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें सोल गाइड डिवीजन का स्टूडेंट नहीं बना सकता। यह सुनकर युहाओ फेन्यू से कहता है कि जैसे जैसे मेरी सोल पावर इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही मेरी डिटेक्शन की रेंज बढ़ती रहेगी। यह सुनकर फेन्यू कहता है कि यह तो नामुमकिन है, क्योंकि कोई अपनी सोल टेक्निक को इवॉल्व नहीं कर सकता। इस पर युहाओ कहता है कि जब मैं लेवल 10 पर पहुंचा था तो मेरी डिटेक्शन की रेंज 1 मीटर से डायमीटर में बढ़ गई थी। यह सुनकर फेन्यू खुश होते हुए युहाओ से कहता है कि जब तुम्हारी डिटेक्शन रेंज 100 मीटर हो जाए तो तुम मुझसे आकर मिलना, तब मैं तुम्हें सोल गाइड टूल बनाना सिखाऊंगा। इसके बाद फेन्यू काइतो से कहता है कि तुम युहाओ को सोल गाइड टूल्स के बारे में बताओ। तो काइतो युहाओ को बताता है कि सोल गाइड टूल्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिनमें पहला मिली सोल गाइड टूल, दूसरा रिमोट सोल गाइड टूल और तीसरा स्पेशल सोल गाइड टूल है। यह सुनकर युहाओ उससे इन तीनों में अंतर पूछता है, तो काइतो बताता है कि मिली सोल गाइड टूल देखने में आम वेपन्स की तरह ही होते हैं, पर उनकी अटैकिंग पावर किसी नॉर्मल वेपन से ज्यादा होती है। साथ ही इनमें थंडर फायर और आइस जैसे एट्रीब्यूट की पावर होती है। और रिमोट सोल गाइड टूल्स का इस्तेमाल लॉन्ग रेंज फाइट में किया जाता है, लेकिन इन सबसे जरूरी है खुद का कस्टमाइज सोल गाइड टूल बनाना। अब काइतो अपने सोल गाइड टूल को दिखाते हुए कहता है कि ये सोल गाइड टूल वैसे तो बहुत पावरफुल होते हैं, पर इनसे मूविंग ऑब्जेक्ट पर निशाना लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये सुनकर युहाओ कहता है कि तो इसलिए फेन्यू मेरी डिटेक्शन रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम दूर से ही इनेमी को मार सकें। वापिस जाते हुए जुई युहाओ को बताती है कि फेन्यू अकेडमी में वन ऑफ द बेस्ट सोल मास्टर है। अगर तुम उसके स्टूडेंट बन जाते हो तो फ्यूचर में तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, लेकिन पहले तुम्हें न्यू स्टूडेंट टेस्ट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तुम इसमें फेल हो गए तो मैं तुम्हें अकेडमी से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि रूल किसी के लिए भी चेंज नहीं किया जा सकते। जुई के जाने के बाद वहाँ पर जियाओया आ जाती है, जो युहाओ से शाम में कहीं मिलने के लिए कहती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि 5 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए युहाओ भी क्लास में आ जाता है। तो वेंगडोंग उससे कहता है कि तुमने मेरी मार्शल सोल तो देख ली, जो कि गॉड ऑफ लाइट बटरफ्लाई की है, लेकिन तुमने अपनी मार्शल सोल के बारे में नहीं बताया। इस पर युहाओ बताता है कि मेरी मार्शल सोल मेरी स्पिरिट आई है, जिनसे मैं किसी भी मूवमेंट को पहले ही डिटेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद युहाओ वेंगडोंग से उसकी सेकंड सोल रिंग के बारे में पूछता है। तभी क्लास में बेल बजती है और जुई क्लास में आकर सभी को बाहर जाने के लिए कहती है, इसलिए सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर आ जाते हैं, जहाँ जुई उन्हें एक आर्मर देते हुए कहती है कि इसे पहनकर तुम्हें ग्राउंड के चक्कर लगाने होंगे और जो भी लास्ट आएगा उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। साथ ही आज तुम्हारी क्लास का लीडर भी चुना जाएगा। तभी एक स्टूडेंट जुई से कहती है कि मैं तो सपोर्ट ब्रांच से हूँ, तो क्या मुझे भी ये आर्मर पहनने की जरूरत है। इस पर जुई कहती है कि मुझे पता है कि तुम में से बहुतों को ये अनफेयर लग रहा होगा और काफी समय पहले सोल मास्टर्स को भी उनकी मार्शल सोल के अनुसार अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था, जैसे कि अटैक ब्रांच, सपोर्ट ब्रांच, फूड ब्रांच, कंट्रोल ब्रांच और डिफेंस ब्रांच। तुम्हारी ब्रांच अलग होने की वजह से तुम्हारी बॉडी कंडीशन भी अलग होगी, पर बैटल में इनेमी तुम्हें मारने से पहले ये नहीं सोचेगा कि तुम किस ब्रांच से हो। इसके बाद जुई सभी को दौड़ने के लिए कहती है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट दौड़ने लगते हैं, जिनमें वेंगडोंग सबसे तेज दौड़ रहा था। कुछ देर बाद कुछ स्टूडेंट थक कर बैठ जाते हैं। वेंगडोंग भी हार गया था, इसलिए वह सोचता है कि मैंने सबसे ज्यादा राउंड लगाए हैं, इसलिए मैं ही फास्ट आऊंगा। तभी वह युहाओ को देखता है, जो अभी धीरे धीरे दौड़ रहा था। इधर युहाओ सोच रहा था कि मैं किसी भी हाल में इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकता, वरना मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी युहाओ भी थक कर गिरने लगता है, पर वेंगडोंग उसे संभाल लेता है और वो
दोनों साथ दौड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर बाकी के स्टूडेंट भी दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जूही इन्हें देखकर खुश हो रही थी। तभी बेल बज जाती है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जूही आकर कहती है कि मैंने कहा था कि तुम्हें बेल बजने तक दौड़ना है, पर युवाओं को छोड़कर सभी बीच में रुक गए थे, इसलिए मुझे बाकी सभी को एक्सपेल कर देना चाहिए। पर आज मैं किसी को भी एक्सपेल नहीं करूंगी, क्योंकि किसी ने भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। इसके बाद वह युवाओं को क्लास लीडर बना देती है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है।